गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट क्लास में हमने किया एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक को कंप्लीट और साथ में 3 क्वेश्चन। तो भाई एक्सरसाइज है आपकी लिमिट एंड डेरिवेटिव बेस्ड, जो 11th क्लास में 13 चैप्टर था एलिमेंट बुक में, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है ये। और इसमें जो है बेटा क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट कर लेते हैं 5th, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, मैंने क्या किया था प्रीवियस क्लास में। जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए, वैसे एब्सेंट रहना नहीं बेटा आपने, ये नहीं कि एब्सेंट को दोबारा से करवाया जाता है। एब्सेंट रहने की ज़रूरत है नहीं बेटा, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बनाए रखो क्लास में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बेटा। अगर किसी फंक्शन में लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए और दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, यानी कि LHL RHL भी एग्जिस्ट कर जाए और एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर जाए, तो उस फंक्शन को a पर कंटिन्यूअस बोला जाएगा, ठीक है ना। अगर तीनों में से LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों में से कोई भी दो अगर इन्हें अनइक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूटी की 3 तरह की काइंड होती हैं। फर्स्ट काइंड में है LHL और RHL जो है इक्वल हो लेकिन एफ ऑफ ए इक्वल ना हो, उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। LHL RHL इक्वल लेकिन एफ ऑफ ए उनके इक्वल ना हो तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि उसको रिमूव किया जा सकता है उस फंक्शन की ए पर वैल्यू चेंज करके। उसके बाद है फर्स्ट काइंड जिसमें LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करती हों लेकिन इक्वल ना हो बेटा, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और थर्ड है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, जिसमें क्या है LHL और RHL में से कम एक एग्जिस्ट ना करती हो। LHL एग्जिस्ट ना करे RHL कर जाए, RHL ना करे LHL कर जाए, या फिर दोनों एग्जिस्ट ना करें तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं बताऊं आपको 13 to 18 जो क्वेश्चन है बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के की वैल्यू निकालनी है ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं कुछ और करवा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। और इस क्वेश्चन में चेक करना आपने कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। 0 के ऊपर चेक इट इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 0। तो भाई लिमिट तो यहाँ से चेक करनी है आपने। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x बाई साइन 3x। तो +1 क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बाई x, ये क्या होता है 1 के इक्वल, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है तो ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पर अगर x है तो नीचे भी क्या हो x। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अपर पार्ट को 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए। साइन 2x बाई 2x, यानी कि 2x से मैंने डिवाइड किया और 2x से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। लोअर पार्ट में क्या करूँगा 3x से मल्टीप्लाई और 3x से ही डिवाइड, इस तरीके से। अब ये आप कैंसिल कर सकते हो और ये जो 2/3 है ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई होती नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोच टू a k एफ एक्स, तो ये हो जाएगा k टाइम्स लिमिट x अप्रोच टू a और एफ एक्स। इस तरीके से कांस्टेंट जो स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, कोई भी स्केलर है वो बाहर आ जाएगा इससे। और लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x बाई 2x और डिवाइडेड बाई साइन 3x बाई 3x। अब जो है लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों के साथ। यहाँ लिख देता हूँ मैं लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स बाई जी एक्स। और आप जानते हो g ऑफ a यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है ही,
तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी एक्स, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये लिमिट जो है अपर पार्ट के साथ अलग अलग जाएगी, लोअर पार्ट के साथ अलग अलग जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 2x बाई 2x वोल डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 3x बाई 3x, ये हो गया। अब जो है ये जो प्रॉपर्टी है ये तभी यूज़ होगी जब ये तीनों टर्म एक जैसी होंगी, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x। इसमें ऐसा नहीं है, देखो यहाँ 2x, यहाँ 2x, यहाँ ओनली x है, तो क्या करेंगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर, क्योंकि x अगर 0 को अप्रोच करेगा लगभग उसकी वैल्यू 0 होगी, तो उसका 2 गुना करने के बाद उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लगभग 0। यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर भी क्या हो 3x, तभी काम चलेगा। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर, अब ये क्या हो जाएगा 1 लिमिट के कारण, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो इसकी लिमिट आ जाएगी बेटा 2/3। अब चेक करने ही इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर, तो f ऑफ 0 और चेक करना हमने, तो f ऑफ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 पुट किया तो सीधा सीधा 2 दे रखे उन्होंने, तो आपने यहाँ पर लिखना है सिंस लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स is not equal to f of 0, therefore function is not continuous at x equal to 0। फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो लिमिट है इसकी वो f ऑफ a के इक्वल नहीं आई, अगर आ जाती तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। अब 6 का फर्स्ट पार्ट और करवा देता हूँ मैं, 6 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल टू 0 पर है 8 एट x इक्वल टू 0, ये है 8। तो बस अब चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ये लिखे रहने देता हूँ यहाँ पर। तो भाई लिमिट चेक करते हैं एफ ऑफ ए पर, इसकी तो वैल्यू दे ही रखी उसने, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पर 0, यहाँ पर, तो 0/0 फॉर्म बन गया। और ऐसे ही जो मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया उसको भी करके आपने ऐसे ही दिखाना, पहले 0/0। उसके बाद आपने कुछ सोचना है कि कौन सा मेथड लगाए। मैंने 6 मेथड लिखे थे, उनमें से यहाँ पर लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़। तो 1 माइनस कोस 4x को मैंने लिखा 2 साइन स्क्वेयर, और एंगल का हाफ हो जाएगा 2x। यहाँ पर मैंने फार्मूला जो यूज़ किया वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ किया। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस एक्सरसाइज में, ये वाला 2 साइन स्क्वेयर a। ये यही क्यों यूज़ होता है, क्योंकि अपने पास एक प्रॉपर्टी है साइन x/x की, तो इस फार्मूले से साइन निकल कर आता है, इसलिए ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे ही एक और फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर साइन 2a का, 2 साइन a कोस a, ये फार्मूला भी यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा वो यूज़ होता है ये। एक फार्मूला होता है 1 प्लस कोस का, जो कि होता है 2 कोस के लिए, वो यूज़ नहीं होता क्योंकि उसमें साइन नहीं होता ना। तो ये फार्मूला क्या है, जो भी एंगल होगा ना यहाँ पर राइट में, उसका हाफ हो जाएगा एंगल, बस यहाँ पर 2 हमेशा आएगा और यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल है 4x, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 2x, और नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर। अब इस प्रॉपर्टी पर आ जाओ आप, इस पर
इस पे मैंने बताया कि ये तीनों टर्म एक जैसी होंगी ना, तभी आपका आंसर 1 आएगा ये, और लिमिट होगी 0। लेकिन कई बार है ना यहाँ पर पावर आ जाती है ऐसे, तो भाई यहाँ पर जितनी पावर है उतनी पावर नीचे होनी चाहिए एंगल की। जैसे x है यहाँ पर एंगल, तो नीचे x स्क्वायर होगा तभी 1 आएगा, यहाँ पर भी फिर x स्क्वायर होगा। मतलब कहने की बात ये है कि यहाँ पर जितनी पावर है उतनी पावर इसके यहाँ पर नीचे बढ़ा लेनी है आपने। मान लो 3x है ये, साइन स्क्वायर 3x, तो नीचे क्या बनाना पड़ेगा 9x स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या होना चाहिए 9x स्क्वायर। मान लो यहाँ पर साइन क्यूब 3x है, तो नीचे क्या होना चाहिए 27x क्यूब, यानी कि इसका क्यूब हो जाना चाहिए नीचे, ये हो जाना चाहिए विद दिस पावर। बस ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो यहाँ पर मेरे पास है 2x, तो नीचे क्या हो जाना चाहिए 2x की पावर 2, यानी कि 4x स्क्वायर की ज़रूरत है मेरे को। x स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। अब ये जो 8 है ये बाहर निकल जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, 8 बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर 2x और डिवाइडेड बाई 4x क्यूब, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आपने लिखना है 2x का स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर अंदर जाएगी तो 2x के ऊपर नहीं लगेगी, केवल साइन के ऊपर लगेगी, तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अब देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने सर्ड्स एंड एक्सपोनेंट में, a/b की पावर सारे की पावर n हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने इसको कर दिया, लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन 2x/2x, उसकी पावर क्या है 2। अब आप जानते हो लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाती है, +1 क्लास में पढ़ चुके आप। ये है जैसे फंक्शन की पावर n है, तो लिमिट जो है वो इसके अंदर चली जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू a और f(x) की पावर n, ये अंदर चलेगी। तो भाई ये लिमिट इसके अंदर चली जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन 2x/2x, और इसके अंदर चली गई लिमिट। अब ये देखो ये 2x, तो ये भी 2x होगा तभी आंसर आएगा, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर। अब ये अंदर वाले की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और बाहर लिखा हुआ 8। अब इसकी f(0) पर वैल्यू उसने दे रखी है 8 के इक्वली, f(0) है 8, तो आपने लिखना है सिंस लिमिट x अप्रोच टू a यानी कि 0 f(x) इज इक्वल टू f(0), ये भी बता दीजिए दोनों कितनी है 8। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, आया समझ। उसके बाद सेकंड पार्ट हो जाएगा इजीली, LHL RHL निकालनी पड़ेंगी इसमें आपने। LHL ऊपर वाले के लिए है और RHL नीचे वाले के लिए। स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, करवाएं, करवा दे थर्ड, तो थर्ड करवा देते हैं। देखो x cos 1/x, x cos 1/x, x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। तो भाई निकालते हैं इसकी लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 0 और x cos 1/x। अब क्या है कि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अगर पुट करें तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये आ गया cos 1/0।
ठीक है ना। आप चाहें तो LHL RHL दोनों अलग अलग निकाल सकते हो, मैंने कॉमन निकाल दी। अब cos 1/0 क्या हो जाएगा, एंगल कितना भी बड़ा हो कोस का, कोस की जो वैल्यू होती है वो केवल -1 + 1 के बीच में होती है। मतलब क्या है, इनफाइनाइट एंगल है। जैसे कि मान लो 30 डिग्री का एंगल हो, ये 30 का एंगल बन गया, ठीक है ना। एक और रिवोल्यूशन घूम कर आऊँगा 390 का बन गया, एक और घूम कर आऊँगा फिर 360 ऐड कर दो उसमें, फिर 360 ऐड कर दो। इस तरह इनफाइनाइट रिवोल्यूशन लगाओगे आप, इनफाइनाइट रिवोल्यूशन लगाओगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाओगे तो वैल्यू तो इतनी ही होगी ना। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है ना। तो एंगल कितना भी बड़ा हो, कितने इनफाइनाइट रिवोल्यूशन लगा लो आप, आपकी पोजीशन तो वहीं पर रहेगी जहाँ पर इनमें से कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगी आपकी पोजीशन। ज़रूरी नहीं यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। तो इस पूरे सर्कल के ऊपर कोस की वैल्यू -1 + 1 के बीच में रहती है, इंक्लूडिंग बोथ -1 एंड +1। अब 0 को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और f(0) भी क्या दे रखा है उसने, 0। तो लास्ट में लिख देना, सिंस LHL = RHL देयरफॉर फंक्शन इज लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x) = f(0) देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। नेक्स्ट है फिर फोर्थ पार्ट, मोड का दे रखे है ये, साइन मोड x/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो मॉडुलस के साथ और विदाउट मोड की जब टर्म आ जाए तो उसमें LHL RHL आपने कैलकुलेट करना होता है, वरना मिस्टेक हो सकती है। सिक्स्थ का कौन सा है ये, फोर्थ पार्ट है ये। देखो फंक्शन दे रखे आपका साइन मोड x डिवाइडेड बाई x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या है 1 x = 0। तो भाई LHL RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी इसमें आपने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में LHL RHL डिफरेंट होने के केसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं इसमें पहले LHL निकालता हूँ, क्योंकि LHL इसकी -1 आने वाली है। देखो फिर RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, साइन x विद इन मोड डिवाइडेड बाई x। अब आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो 0/0 फॉर्म बन गई ये। तो 0/0 फॉर्म बन जाए तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन, प्रॉपर्टीज़, एल हॉस्पिटल, ठीक है ना, रैशनलाइजिंग, बाइनोमियल एक्सपेंशन, 6 मेथड है अपने पास। तो LHL में सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करते हैं हम, LHL RHL निकालते समय। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना, हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखना आपने, जो भी लिमिट दे रखी है, और ये जो साइन है वो यहाँ लगा देना है, और यहाँ पर h लिख देना अपनी मर्जी से, मतलब एक दूसरा वेरिएबल, यहाँ इक्वल का साइन लगा दो। यानी कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्या पुट करें, किस में क्या पुट करें। हर किसी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। यहाँ पर जो भी लिमिट दी जाएगी वो रखी जाएगी यहाँ पर। अब देखो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो लिमिट इसकी हो जाएगी h अप्रोच टू 0। कल बताया था मैंने, यहाँ पर 0 - h पुट करोगे, 0 से 0 कैंसिल, h अप्रोच टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने 0 - h पुट करना है, यानी कि -h कह सकता हूँ मैं। 0 - h मीन्स -h। अब साइन -a क्या होता है, साइन ऑफ -a, ये होता है -sin a, ठीक है ना। साइन का जो माइनस है एंगल में से बाहर निकल जाएगा वो माइनस। तो इसका माइनस यहाँ निकल गया, यहाँ पर ये आ गया लिमिट h अप्रोच टू 0 -sin h और डिवाइडेड बाई
माइनस एच, ये था ही नीचे। अब माइनस साइन एच का मॉडुलस आप जानते हो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस साइन एच, और नीचे माइनस एच है ही, ये माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 और साइन एच बाई एच, ये माइनस का साइन यहाँ बाहर निकल गया। अब लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन एच बाई एच क्या होगा 1, तो ये -1 आ गया देखो, इसीलिए मैंने चेक की थी LHL। तो RHL चेक करने की ज़रूरत नहीं मेरे को, क्योंकि एफ ऑफ ए उन्होंने दे रखा है और जो LHL के इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल होते तो फिर मैं तीसरा चेक करता RHL, क्योंकि कंटिन्यूस तो जब होगा जब तीनों इक्वल हो, और डिसकंटिन्यूस जब हो जाता है जब कोई दो इक्वल ना हो। तो फिर तीसरा चेक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई जब दोनों इक्वल नहीं हैं यहाँ पर। अब मैं लिखूँगा एफ ऑफ 0 क्या दे रखा है 1, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है ये, किस काइंड की डिसकंटिन्यूटी है ये, फर्स्ट काइंड की। क्योंकि फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन अनइक्वल होती हैं। तो इसमें LHL और RHL दोनों अनइक्वल हैं। वैसे मैंने RHL निकाली नहीं इसमें। अब जो 7th क्वेश्चन है वो बिल्कुल 6 के थर्ड जैसा है। आप x माइनस ए को अगर t पुट करेंगे ना तो स्टेटमेंट यही बन जाएगी t cos 1/t t इक्वल टू 0, यही स्टेटमेंट है सेम टू सेम। तो ये फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूअस, बिल्कुल सेम है 6 के थर्ड जैसा। x माइनस ए को t पुट कर लेना, बिल्कुल 6 के थर्ड जैसा हो जाएगा। उसके बाद भाई बच्चों करवाने की ज़रूरत है आपको क्वेश्चन। ये पीस वाइज फंक्शन मैंने समझाई दिए थे, LHL RHL इनमें अलग अलग चेक करनी होती है, जैसे 10th और 11th क्वेश्चन है तो कर लेना इनको। अगर प्रॉब्लम आए तो मैं समझा दूंगा आपको कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो है मैं 12th क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। अब 12th है तो 12th भी इजी, लेकिन करवा देता हूँ मैं। टू भी है ना, यहाँ पर इक्वल नहीं है, इक्वल के लिए अलग से उसने दे रखा है 2। तो भाई LHL RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आपको निकालनी पड़ेंगी LHL RHL। तो LHL तो सीधी आ गई देखो, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड साइन x बाई एक्स। LHL की बजाय RHL है ये, जिसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो राइट हैंड साइड में होगा ना,
तो ये RHL हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। तो अब लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अभी बताया था बेटा मैंने आपको, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बाई एक्स और प्लस लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड कोस x। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी बन गई, 1 हो गया, और इसमें लिमिट पुट करेंगे कोस 0 की वैल्यू वैसे 1 होती है तो 2 हो गई है RHL। अब LHL चेक करनी है हमने। अगर RHL 2 नहीं आती तो क्वेश्चन यहीं रुक जाता मेरा, क्योंकि f(a) कितना दे रखा है उन्होंने 2, और दोनों अनइक्वल हो जाते तो मैं क्वेश्चन को यहीं रोक देता और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन बाई चांस जो है ये दोनों इक्वल आ गए, तो फिर आपने LHL को चेक करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड अब जो है लिमिट पुट करनी है आपने। तो जैसे ही मैंने लिमिट पुट की यहाँ पर 0, ये हो गया 1 - 1 0, ये भी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई। तो जो ही 0/0 फॉर्म आ जाए तो वो जो 6 मेथड मैंने बताए थे उनमें से कोई आपने यूज़ करना है। तो इसमें हिंट आपको मिल ही गया होगा कि क्या यूज़ करना है, रैशनलाइजिंग, है ना। इस तरह के केस में रैशनलाइजिंग वाला यूज़ करते हैं हम, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइज कर दिया इसको हमने 4 एज इट इज़, और ये हो जाएगा 1 - 1 - x अंडर द रूट बाई x, और 1 + 1 - x और 1 + 1 - x। न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर से भी होता है, न्यूमरेटर से भी होता है। a + ba - b की अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करें अगर हम, तो ये आ जाएगा 4 एज इट इज़। 4 को बेशक से आप बाहर निकाल सकते हो, ये आ जाएगा a² - b², ये a² हो गया -b², और डिवीज़न में है x × 1 + 1 - x अंडर द रूट। अब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, प्लस x बच गया, प्लस x से प्लस x कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोच टू 0, और यहाँ पर बच गया, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, x डिवाइडेड बाई x × 1 + 1 - x। ये बच गया 1 से -1 कैंसिल होने के बाद, x से x कैंसिल हो गया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हो। यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 1 + 1 2 हो गया, यानी कि 4/2 कितना आ गया 2। अब f(0) आपने चेक करना है, क्या दे रखा है, f(0) भी 2 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHL = RHL = f(0), देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, ऐसा लिख देना नीचे, ठीक है ना। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से k की वैल्यू निकालो ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस हो। 13, 14, 15 और 16 के सभी पार्ट, 17, 18 में a की वैल्यू निकालनी है, a b की। 19 ऐसा नहीं है, यानी कि 13 से लेकर और 18 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने किसी आर्बिट्रेरी की वैल्यू निकालनी है, मतलब किसी वेरिएबल की। हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो 13 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ एक बार आपको, थोड़ा सा बेस बन जाएगा और काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है ये, और बच्चे इसमें पजल भी होते हैं। बच्चे क्या, कई बार तो टीचर भी गलती कर जाते हैं इसमें, तो मैं बताऊंगा क्या बात है वो। एक बार ये क्वेश्चन पूरा करवा देता हूँ मैं, फिर बताता हूँ बेटा आपको क्या बात है वो। थोड़ा सा ध्यान अच्छा लगा लेना इन क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जाम में ज़रूर आते हैं ये सम। 10 ईयर उठा कर देख लेना बेशक से।
के एक्स स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कौन सा सम है ये? 13। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर 1 एंड 4 एक्स इज लेस देन 1। ये स्टेटमेंट है। और लिख क्या रखा है देखो ऊपर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के is a function is continuous, is the function continuous, continuous at x equal to 1। तो क्या है इस लाइन का मीनिंग, पढ़कर सुनाओ एक बार। कि किस वैल्यू पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। हाँ, इसका मीनिंग है कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो भाई उसके लिए एक तो मैंने चेक किया LHL, सभी तीनों चेक करने पड़ेंगे इसमें आपको, दो से काम नहीं चलेगा। तो LHL चेक किया मैंने, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। LHL की बजाय पहले RHL चेक करता हूँ, ये RHL के लिए स्टेटमेंट है के एक्स स्क्वेयर। तो x की जगह 1 पुट किया मैंने, तो ये के आ गया पॉजिटिव साइड, ठीक है ना, के आ गया। अब चेक करना मेरे को LHL। LHL चेक किया मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और ये दे रखा है 4, तो 4 आ गया ये। अब चेक करना मेरे को f ऑफ a, f ऑफ 1, ये आ गया के। अब मैं लिखूँगा सिंस फंक्शन, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4, ठीक है ना। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इतना काम करेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इसी यही बिल्कुल स्टेटमेंट होती है, ऊपर लिखा जाता फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है ये आप जानते होंगे। हाँ, बस यही वो बात है जिसमें लगभग बहुत सारे गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हमने दे दिया, आप टेंशन मत लो, कंटिन्यूअस है ये, आपका काम है केवल के की वैल्यू निकालना। इसमें ये कहा उसने कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब तुम कहोगे तो एक ही बात तो हुई, के की वैल्यू तो सेम ही आई दोनों जगह से। तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो इसमें ये है, इसमें तीनों टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तीनों टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दो निकाल कर काम चल जाएगा आपका। जैसे f ऑफ 1 निकाल दिया मैंने, के आ गया, f ऑफ 1 इसमें निकलेगा जिसमें इक्वल का साइन होगा। और LHL निकाल दी मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x), ये कितनी आ गई 4 आ गई। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर k इक्वल टू 4, f ऑफ 1 इक्वल टू LHL, हेंस k इक्वल टू 4। तो एक तो इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस आपके सामने है बोर्ड पर। चलो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसमें LHL RHL और f ऑफ a तीनों निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से निकल गए। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं
जिसमें इसमें टाइम लग जाएगा निकालते समय, कैलकुलेट करते समय। तो इस क्वेश्चन में क्या फ़ायदा होता है, इसमें आप केवल वो दो वैल्यू इक्वल रख दो जिनसे के की वैल्यू आती हो, तीनों वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, LHL RHL और FOFA, क्योंकि वैल्यू तो दो ही से आ जाएगी, उसमें भी तो दो ही से आई है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इस पार्ट में कभी कभी के की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब आप के की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि के की वैल्यू निकले ना, इसमें 100% निकलेगी क्योंकि इसमें कंटिन्यूस दे रखा है। अब एक स्टेटमेंट मैं बदल देता हूँ अपने पास से, देखो ये स्टेटमेंट है अब की बार, इसके ऊपर लिख रखा है कि के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहले तो निकाली मैंने इसकी RHL, RHL आ गई मेरे पास 5। फिर वैसे तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि f(1) 3 दे दिया। तो फिर मैंने LHL निकाली इसकी, LHL आ गई इसकी K, और फिर मैंने FOFA निकाला इसका जो कि क्या आ गया 3। तो भाई K की कोई भी वैल्यू इसको कंटिन्यूस बना ही नहीं सकती। K की वैल्यू अगर 3 लेंगे आप तो f(1) और LHL इक्वल हो जाएंगे, RHL अनइक्वल हो जाएगा। K की वैल्यू 5 लेंगे तो RHL और LHL इक्वल हो जाएंगे, f(1) अनइक्वल हो जाएगा। तो K की यहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। नो वैल्यू ऑफ K कैन मेक इट कंटिन्यूअस। कहीं यहाँ पर भी कैन नोट लिख दो, डबल नेगेशन हो जाएगा, है ना। नो वैल्यू ऑफ के कैन मेक इट कंटिन्यूअस, के की कोई वैल्यू इसको कंटिन्यूअस बना ही नहीं सकती। तो ये डिफरेंस होता है दोनों क्वेश्चन में। एग्जाम में इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से आपने देखना है कि बुक वाले ने कंटिन्यूअस दे रखा है तब के की वैल्यू पूछ रखी है, या फिर के की ऐसी वैल्यू पूछ रखी जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, इसमें के की वैल्यू ऑलवेज आप नहीं निकाल सकते, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन है, हो सकता है जैसे आपके सामने है कि के की कोई वैल्यू इसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकती, और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि के की सारी रियल वैल्यू कंटिन्यूअस बना दे उसको। ऐसा भी जरूरी नहीं कि के की वैल्यू या तो आएगी, नहीं आएगी तो एक आएगी, इनफाइनाइट भी आ सकती हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, LHL कितना हो गया 0, FOFA कितना है 0, और RHL था सॉरी, और LHL भी कितना हो गया 0। तो K कुछ कर ही नहीं सकता, K यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, अपनी कितनी वैल्यू बदल दे ये इसको रोक नहीं सकता कंटिन्यूअस होने से। जैसे कि RHL में निकालूं तो यहाँ पर 1 पुट किया मैंने तो ये आ गया 0, LHL निकालूं तो ये खुद ही k × x-1 है तो ये भी क्या आ गया 0, और f(1) निकालूं तो ये 0 दे ही रखा है। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। देयरफॉर k बिलोंग्स टू रियल। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होके रहेगा। के की हर कोई वैल्यू इसको कंटिन्यूअस मतलब के के ऊपर डिपेंड ही नहीं है क्वेश्चन। के हटा दूंगा तो भी कंटिन्यूअस है, के लगा दिया तो भी कंटिन्यूअस है, के पर डिपेंड ही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, रियल नंबर। के की हर कोई रियल वैल्यू इसको कंटिन्यूअस बनाएगी।
तो इसलिए स्टेटमेंट आपने ध्यान से देखनी है कि कंटिन्यूअस दे रखा है फिर के की वैल्यू पूछ रखी है, या फिर कंटिन्यूअस हो जाए ऐसी के की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है ना। अगर कंटिन्यूअस हो जाए ऐसी के की वैल्यू पूछ रखी हो तो आंसर क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, और एक भी ना आए ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि के की कोई वैल्यू इसको कंटिन्यूअस ना बना पाए। और इसमें जो है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो के की वैल्यू डेफिनेटली आएगी, चाहे एक आए और चाहे इनफाइनाइट आए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बस इनमें, और काफ़ी बड़ी बात है नहीं। अब मैं समझा देता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल ईजी है। देखो जीरो पुट करने से LHL आ गई 2K, f(0) भी 2K आ गया, RHL आ गई 4, तो 2K = 4K की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। लेकिन क्वेश्चन समझाने का है भाई, क्योंकि आगे एक बात और लिख रही इसने, आल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1, तो ये समझाना पड़ेगा मेरे को। करवा देता हूँ 14 सम। For what value of k function is defined by continuous at x = 0. For what value of k is the function defined by continuous at x = 0, यानी कि इसमें ये कह रखा है कि कंटिन्यूअस नहीं बताते हम ये कंटिन्यूअस है या नहीं। आपने चेक करना है कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो LHL निकाल देता हूँ मैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड k × x² + 2, तो यहाँ पर मैंने 0 पुट किया, ये आ गया 2K। फिर RHL निकाल देता हूँ मैं इसमें, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 3x + 1, ये कितना आ गया, ये तो 1 आ गया है ना। 0 पर चेक, 0 पर है, 0 पर ही चेक करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज फंक्शन कंटिन्यूअस एट x = 0, यही है ना। तो फिर मैंने निकालना है f(0). f(0) भी कितना आ गया, 2K आ गया। यहाँ 0 रखा तो यहाँ रखेंगे ना। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन LHL = RHL = f(a). LHL क्या आया था 2K, RHL क्या आया था 1, और ये भी 2K। तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर, लिखना चाहो वैसे लिखना ज़रूर पड़ेगा। K की वैल्यू यहाँ से आ गई हर केस में 1/2। ठीक है ना। तो 1/2 पर कंटिन्यूअस हो गया ये। यहाँ तक तो मेरे को समझाना था ही नहीं, ये यहाँ तक जब मैंने पढ़ा तो बोल दिया था कि अपने आप कर लेना। आगे लिख रखा है आल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। आल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपने देखना, देखो LHL निकालते समय हम क्या करते हैं, कौन से स्टेटमेंट उठाते हैं जिसमें x की वैल्यू लिमिट से छोटी हो, ये उठाते हैं। RHL में जिसमें लिमिट x की वैल्यू लिमिट से बड़ी हो वो फंक्शन उठाते हैं, और f(a) के लिए जहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ हो, ठीक है ना। अब 1 पर चेक करते समय LHL क्या लिखूँ मैं बताओ, और RHL क्या लिखूँ, और f(1) क्या लिखूँ, मतलब LHL के लिए कौन सा फंक्शन लिखूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ मैं अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर, और RHL के लिए यहाँ पर मैं अपनी स्टेटमेंट क्या लिखूँ यहाँ पर, और f(1) के लिए मैं अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या लिखूँ, किस में रखूँ f(1), ये यहाँ पर मायने है रखती है बात। देखो इस बात का मीनिंग है कि अगर x की वैल्यू 0 है, 0 से लेस है ना, तो आपका फंक्शन ये रहेगा, मतलब ग्राफ ये चेक करना आपने। एक रफ डायग्राम में बनाता हूँ, इसका ग्राफ नहीं बनाता मैं, अपने पास से वैसे रफ बना देता हूँ, मतलब एग्जैक्ट इसका ग्राफ नहीं बनाता मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई ग्राफ ले लेता हूँ मैं और उनको मान लेता हूँ इसके ग्राफ है वो। x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो x की वैल्यू 0 है तो ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ मान लिया मैंने कि इसका ग्राफ है ये। ठीक है ना, ये ग्राफ इसका हो गया। फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है अगर x की वैल्यू, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। ये तो मैं ग्राफ ऐसे ही बना देता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। y इजिकल टू 3x प्लस 1। देखो जब आपने इक्वेशन किया 0 पर चेक किया, तो मैंने आपको मतलब कंटिन्यूस चेक करने के 2 तरीके बताए थे। एक बताया था ग्राफिकली और एक बताया था ये मतलब एल्जेब्रिकली करवाने लग रहा मैं जो इससे। तो ग्राफिकली चेक करना मेरे को फंक्शन, तो ग्राफिकली कहाँ पर चेक करना, 0 पर। तो कैसे चेक करते हैं, 0 से थोड़ा सा इस साइड LHL निकलती है, जस्ट इसके नज़दीक, मतलब इतना नज़दीक कोई डिफरेंस नहीं बता सकता, और थोड़ा सा इससे ऊपर चेक होता है और फिर 0 पर चेक होता है। अगर यहाँ पर कनेक्ट है ना फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो 0 पर जब आपने चेक किया तो थोड़ा सा इधर चेक किया, थोड़ा सा इधर चेक किया, यही किया ना। थोड़ा सा इधर चेक किया तो किसका ग्राफ हो, ये ग्राफ चेक किया। थोड़ा सा इधर चेक किया यानी कि LHL, तो इधर चेक किया तो ये ग्राफ चेक किया ना आपने, टूटा हुआ है नहीं। तो इस ग्राफ की इक्वेशन कौन है, ये। तो इसलिए तो LHL के लिए ये स्टेटमेंट लिखी मैंने, ठीक। फिर 0 से थोड़ा सा राइट में चेक किया, इतना राइट में नहीं कि बहुत दूर चले जाएं, बिल्कुल इसके 0 के ऊपर ही थोड़ा सा इधर। तो ये ग्राफ चेक किया आपने, और ये ग्राफ किसका है, इसका है। तो इसलिए RHL के लिए ये लिखा आपने, है ना। अब देखो अब आगे क्या लिखा है इसने कि आप चेक कीजिए कि 1 पर क्या है, ये 1 पर क्या है, ये कंटिन्यूस है या क्या है। तो 1 ये हो गया, तो 1 से थोड़ा सा इधर लोगे तो क्या होगी वो LHL। 1 से थोड़ा सा इधर लोगे तो क्या निकलेगी, LHL। और इसके लिए कौन सा ग्राफ चेक करोगे आप, ये चेक करोगे ना, मतलब यही 3x प्लस 1। और RHL में 1 से थोड़ा सा ऊपर चेक करोगे तो यही तो ग्राफ चेक करोगे, तो 3x प्लस 1, ठीक। और f(1) में कौन चेक करोगे, तो f(1) यहाँ पर चेक करोगे तो यही तो चेक किया आपने। बस ये बात अलग थी इसमें, मतलब 1 पर जब चेक करोगे आप तो स्टेटमेंट आपकी केवल ये रह जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो 0 से छोटा है ना। x जब 0 से छोटा है, जब है स्टेटमेंट तो अपना x 0 से छोटा थोड़ा है, अपना x तो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा कोई भी हो उसके लिए स्टेटमेंट ये रहेगी। तो LHL के लिए भी यही स्टेटमेंट रहेगी, RHL के लिए भी, और f(1) के लिए। तो बस निकाल दो आंसर, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 + 1 4, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1),
सारे इक्वल आ गए तो फंक्शन बेटा 1 पर भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक है ना। नहीं, माइनस कभी नहीं रखा जाता। इस माइनस का मीनिंग है डायरेक्शन केवल, मतलब x जो है वो नेगेटिव साइड से 1 को अप्रोच करने लग रहा है, नेगेटिव साइड से, मतलब इसकी लेफ्ट साइड से। अब जरूर नहीं लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, यहाँ तक तो पॉजिटिव होंगे, आगे नेगेटिव। तो नेगेटिव साइड से इसको अप्रोच करने लग रहा है, लेकिन x की वैल्यू है कितनी, नियरली 1। मतलब x अप्रोच टू 1 का मीनिंग है कि x की जो वैल्यू है ना, इसका मीनिंग x की जो वैल्यू है ना वो लगभग 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड में है थोड़ी सी। तो लेफ्ट साइड में तो है कितनी है, ये है, शाम तक लगे रहो 9 लिखने में। मतलब x की जो वैल्यू है और 1 में कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकता, कोई दुनिया में ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं है आज तक जो इनका डिफरेंस बता सके। ठीक है ना। इसलिए ग्रीक जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इस डिफरेंस को एप्सिलॉन से डिनोट कर रखा है। एप्सिलॉन ग्रीक में जो लेटर होता है उसका मीनिंग वो मानते हैं कि वो लगभग 0 के बराबर होता है, एप्सिलॉन। तो x अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड का मीनिंग है x की वैल्यू 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन लेफ्ट साइड में है थोड़ी सी। तो लेफ्ट साइड में तो इतनी होगी भाई, नेगेटिव तो होगी। और x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव का मीनिंग है कि x की वैल्यू 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इतनी नज़दीक है कि आप देखोगे तो आपको मिली दिखेंगी दोनों। ये देखो मिल गई दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कंप्यूटर, कोई कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू मैंने इतनी लिख दी, ये 0 0 0 0 इनफाइनाइट 0 भर दो इसमें, मतलब 1 में और इसमें कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकता। ठीक है ना। इसीलिए तो एग्जैक्ट 1 भर देते हैं हम, x की वैल्यू 1 थोड़ी ना है यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या पुट कर दी, 1 ही तो पुट कर दी। ये 11th में बताया था मैंने आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव में ये बात कि भाई x की वैल्यू 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 1 नहीं है, लेकिन आप डिफरेंस भी नहीं बता सकते दोनों में, तो ये एग्जैक्ट ले लेते हैं यहाँ पर। और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा एग्जैक्ट लेने में गलत आ जाएगा आंसर, अभी एग्जांपल दे दूंगा मैं। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू, x की लिमिट 1 थी ना, तो 1 ली मैंने, आंसर निकाला। यहाँ पर 1 थी, 1 ली मैंने, आंसर निकाले। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको जिसमें आप ये लोगे ना तो गलत आंसर आ जाएगा उसका। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एट x इक्वल टू 1, ये है देखो। LHS लेता हूँ मैं इसमें, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू लगभग क्या है, 1 के नज़दीक, लेकिन लेफ्ट साइड में पड़ी है। तो लेफ्ट साइड में पड़ी है तो इतनी होगी ना, इतनी होगी। अब एक में से माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, इनफाइनाइट 0 भर दो और फिर उसका रूट, तो लगभग क्या बच गया। इसको आप 0 लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। वैसे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में जो रिजल्ट होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, वो बदलते नहीं कभी भी। बाकी सब्जेक्ट में बदल जाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं बदलते। लेकिन इतना तो आपने भी मैथमेटिक्स में ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू, इसका जो रूट निकलेगा ना वो 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक निकलेगा, तो उसको 0 लेकर कैलकुलेशन फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है ना। अब इन्होंने जो है लास्ट में अगर ये 0 लिया तो शुरू में ये क्या भर देते हैं, फिर शुरू में ही 1 भर देते हैं, उससे भी तो 0 आ गया है ना। दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आया LHL में। RHL में देखते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू अगर मैं एग्जैक्ट 1 रखूं तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। लेकिन एग्जैक्ट 1 तो होती ही नहीं, वैसे भर देते हैं हम अप्रोक्सीमेशन लेकर। x की वैल्यू क्या है, 1 से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब x की वैल्यू 1 के नियरेस्ट है, लेकिन है कहाँ पर, राइट में। तो राइट में तो थोड़ी सी तो बड़ी होगी, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। इनफाइनाइट 0 भर दो आप इसमें भले ही,
लेकिन 1 से थोड़ी सी तो बड़ी क्वांटिटी है, और 1 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी है तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का तो रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है नेगेटिव का रूट, तो ये वैल्यू इमेजिनरी आ गई। और आप सीधा 1 पुट करेंगे तो 0 आएगी, तो इसलिए ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। इसमें LHL तो निकालनी पड़ेगी इसी तरीके से, और RHL इस तरीके से निकालनी पड़ेगी आपने। ये भर के नहीं दिखाना, आपने सीधा लिखना है डजंट बिलोंग्स टू रियल व्हेन x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है ना, इमेजिनरी हो जाएगा ये। तो भाई बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं बेटा। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो।